बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSO। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उर्दू स्टोरी दुल्हन बनी डायन की किस्त नंबर 7। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं कमरे से बाहर गया और एली को कहा कि एली, बाबा का इंतज़ार ना करना और सो जाना। वो जब काम से फारिग होंगे तो आ जाएंगे। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई, आप बेफिक्र रहें, मैं सो जाऊंगी। यह कहकर मैं वापस कमरे में आ गया। कुछ देर बाद ज़ारा कमरे में दाखिल हुई। मैंने उससे बिल्कुल उसी पुरसकून अंदाज में बात की जैसे ही मैं अपनी ज़ारा से किया करता था, ताकि उसे शक ना हो। हम काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर ज़ारा ने आँख मलते हुए कहा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बहुत थक गई और मुझे नींद आ रही है। मैंने भौं खला कर जल्दी जल्दी कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मैं भी सोने लगा हूँ। इतना कहकर मैंने नींद की गोलियों वाली डब्बी उठाई। मेरे हाथ में वो डब्बी देखकर ज़ारा ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, ये अपनी नींद की गोलियां किस लिए उठा रखी हैं? उन्होंने खाने का इरादा किया है। मैंने हंसकर जवाब दिया, काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे बहुत अजीब और गरीब ख्वाब आ रहे हैं, जिनकी वजह से मैं सुकून की नींद नहीं कर पाता। इसलिए आज 3-4 गोलियां खाकर सो जाऊंगा ताकि सुबह तान तान पड़ा रहूं। मेरी इस बात पर वो खिलखिला कर हंसने लगी। हाँ, ये आइडिया ठीक है, 3-4 नहीं बल्कि 8-10 खा लें ताकि कल का सारा दिन सोए रहें। मैंने भवें कैट कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे मारना चाहती हो क्या, जो इतनी गोलियां खाने का मशवरा दे रही हो? मेरी इस बात पर वो बौखला गई और अल्फाज चिपाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। उसे बौखाहट का शिकार हुआ देख कर मैंने पुरतकल्लुफ़ लहजे में कहका लगाया और बोला, अरे अरे, अब तो सीरियस ही हो गई, मैं भी मजाक ही कर रहा था। ये कहते हुए मैंने डब्बी से 4 गोलियां निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, देखिए मोहतरमा, सिर्फ 4 गोलियां ही खा रहा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और आंखें मूंद लीं। मैंने पानी का गिलास उठाते वक्त वो गोलियां बेड के नीचे फेंक दी और पानी का गिलास पीकर सो गया। मैंने ऐसा ज़ारा का ध्यान खुद से हटाने के लिए किया। दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि कहीं ज़ारा रात को घर से बाहर तो नहीं जाती। अगर वो जाती है तो ज़रूर मुझे बेहोश करके जाती होगी। मैंने इसकी तसल्ली के लिए खुद ही नींद की 4 गोलियां खाने का ड्रामा किया था ताकि इसे मुझे बेहोश करने की फ़िक्र ना हो और वो बेखौफ अपना काम सर अंजाम दे। पानी का गिलास चढ़खाने के बाद मैं ऐसे ड्रामा करने लगा गोया गहरी नींद में हूँ। कुछ ही देर बाद ज़ारा उठी और मुझे सूंघने लगी। मैं बस सांस अटकाए खामोशी से लेटा रहा और फिर वो बिस्तर से उठी और कमरे में चलते फिरते कुछ पढ़ने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो कमरे से बाहर चली गई। मैं डर के मारे कांपा हुआ बिस्तर से उठा और दरवाजे की जानब जाते हुए सोचने लगा, अगर इसे पता चल गया कि मैंने वो गोलियां नहीं खाई थी तो मेरी मौत पक्की है। खैर, मैंने आस्ते से कमरे से बाहर झांका, सामने कोई नहीं था। मुझे इस बात का डर भी लगा हुआ था कि वो किसी भी लम्हे कमरे में वापस आ सकती है, लेकिन मुझे किचन से इसके मंतर पड़ने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। मैंने डर कर जल्दी से बिस्तर में छुप गया। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने फिर से कमरे से बाहर झांका। अब किचन की लाइट बंद थी और मंतर पड़ने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। अगर वो अचानक मेरे सामने आ गई तो मेरा दिल तो उछल कर हलक में आ जाएगा। मैंने फिर से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर में आकर छुप गया, लेकिन वालिद साहब का ख्यालात ही फिर से उठा में था। मैं भागकर कमरे से बाहर हो गया, पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं दिखाई ना दी। फिर मैं घर से बाहर गया, लेकिन फिर भी वो मुझे कहीं दिखाई ना दी। मैं अभी शशोपन में मुब्तला ही था कि एक तरफ से उसके मंतर पड़ने की आवाज़ आने लगी। मैं धीमे धीमे कदमों से इस जानिब चलता गया।
किस जानब से आवाज़ आ रही थी। मैंने इस आवाज़ का पीछा किया तो कुछ देर बाद वो मुझे दिखाई दे गई। उसने हाथ में एक थाल पकड़ा हुआ था जिसमें एक दिया जल रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर चले थे कि वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं घबरा गया और अपनी पेशानी से टपकता हुआ पसीना पोंछते हुए आगे की जानिब चलने लगा। कुछ ही देर गया था कि चंद झाड़ियों के पीछे इससे से इसकी आवाज़ें आने लगीं और आग के शोले हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब चलने लगा और झाड़ियों के पास छुप कर बैठ गया। अब मज़ीद आगे जाकर देखना खतरे से खाली नहीं था। चौदहवीं का चांद अपने जुनून पर था और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। खैर मैंने हिम्मत करके झाड़ियों के पीछे से झांका। सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आग जले अपने इर्द गिर्द इंसानी खोपड़ों या सजाए बैठी थी, जिनमें शायद आना और वालिदा की खोपड़ियाँ भी शामिल थीं। इसके सामने मेरे वालिद साहब का बेसुध जिस्म पड़ा था। जब वो घर से निकली तो वो मेरी ज़ारा थी, लेकिन जिसे मैं देख रहा था वो वही चुड़ैल थी जो मुझे परेशान किया करती थी। मैं खौफ के मारे मुसलसल कांप रहा था। मैं वालिद साहब को इस चुड़ैल से आज़ाद करवाना चाहता था, लेकिन मुझे तो ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि वालिद साहब जिंदा थे या वो पहले ही उनकी जान ले चुकी है। मैं अभी भी इस शशोपानी में मुब्तला था कि वालिद साहब जिंदा है या मर चुके हैं। उसने थाल में रखा चाकू उठाया और उनके गले पर वार कर दिया। जैसे ही उसने उनके गले पर वार किया, उनकी चीख निकली। उनकी चीख निकलते ही उनके गले से खून के फुवारे फूट पड़े और वो झुककर इनके गले से बहता हुआ ताज़ा खून पीने लगी। ये सब देखकर मेरी चीख भी निकल गई। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। जब उसने अपनी सुर्ख आंखों से मेरी जानब देखा तो मेरे पूरे जिस्म में एक साथ लहर दौड़ गई। मेरा ख्याल था कि वो उसी वक्त उठेगी और मुझे मार डालेगी, लेकिन उसने ऐसा ना किया बल्कि मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। शायद वो अपने इस काम को अधूरा छोड़कर उठ नहीं सकती थी। मैंने लड़खड़ाते कदमों के साथ घर की जानिब दौड़ लगा दी। हाँफता हुआ एली के कमरे में गया और उसे नींद से उठाया। वह हैरान और परेशान मुझे ताके जा रही थी और बार बार पूछे जा रही थी क्या हुआ। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया और हुक्म सादिर करते हुए कहा, हमें जल्दी पादरी साहब के पास चलना होगा, तुम बस अपने जूते पहनो और मेरे साथ चलो। उसने बिस्तर से उठने में देर लगा दी तो मैंने उसे जूते पहनाए और शाल ओढ़ाई। इसके बाद हम घर से निकले और भागने की तरह सड़क पर दौड़ पड़े। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया। मैं एली को बाजू से खींचे आगे की जानिब भाग रहा था कि एली अचानक रुकी और कतायत से कहा, भाई अगर आप मुझे नहीं बताएंगे क्या हुआ तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने इसके सर पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, बेवकूफ़ मत बनो हरताला। अगर मैंने तुम्हें पादरी साहब के पास जाने की वजह बता दी तो तुम यहीं पर कांपने लग जाओगी और आगे नहीं चल पाओगी। उसने ढिठाई से कहा, मुझे बताइए वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने घसीले लहजे में कहा, हमारे पीछे एक चुड़ैल लगी है। अगर हम जल्द ही पादरी साहब के पास न पहुंचे तो वो हमें मार डालेगी। अब चलो और वक्त ज़ाय ना करो। मेरी बात सुनकर वो कहका लगाकर हंसने लगे। चुड़ैल, आपने मुझे 5 साल की छोटी सी बच्ची समझ रखा है। क्या आप जो कुछ भी कहेंगे मैं मान लूँगी? अब सच सच बताएं, लेकर कहाँ जा रहे हैं मुझे? मैंने इसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिसके बाद वो बेसब्री सी हो गई। मैं इसे बाजू से खींचकर पादरी साहब के घर की तरफ भागने लगा। वो रो रही थी और मज़ाहमत कर रही थी। मैं आखिरकार इसे घसीटते हुए पादरी साहब के घर तक ले गया। अभी तक राज हमें ढूंढना अभी तक ज़ारा हमें ढूंढ ना पाई थी, या शायद वो अपना अमल पूरा कर रही थी। पादरी साहब को दरवाज़ा खोलने में काफ़ी वक्त लग गया। इतने में पीछे से किसी के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वही चुड़ैल अपने सफ़ेद बाल हवा में लहराए उड़ रही थी। इसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। इसकी आंखों से खून बह रहा था और दांतों से खून के कतरे टपक रहे थे। इसे देखकर एली की चीख निकल गई, लेकिन मेरी आवाज़ तो गले में ही अटक गई। वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। वो कह के लगाते हुए हमारे करीब आने लगी, जैसे हमें मारने से पहले डराना चाहती हो। कहानी अभी जारी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔